हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अपनी फैमिली का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और लॉकडाउन में जो जो चीज़ें ज़रूरी हैं फिट रहने के लिए, सेफ़ रहने के लिए, वो भी आप लोग कर रहे होंगे। मेरा नाम महक है और आज का आपका सेशन मैं ही लूँगी। तो जो आज का हमारा सेशन है वो सेविंग्स के बारे में है और इसी के बारे में मैं आपको धीरे धीरे करके बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें बताऊँगी। लेकिन टॉपिक शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको बहुत ही दिमाग खोल के पढ़िएगा, क्योंकि इस टॉपिक को आप जितना अच्छा समझेंगे, जितना अच्छे से आप इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे, उतना ही मज़ा आएगा इसको पढ़ने में। और एक और बात, ये टॉपिक सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आपको ज़िंदगी भर लाइफ लॉन्ग काम आना है और इसकी जानकारी हर किसी को होनी चाहिए, छोटा हो या बड़ा हो, सबको पता होना चाहिए कि सेविंग्स क्या होती हैं और उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें। तो वही आज हम सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे लिखा है, अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट वेज टू सेव मनी। आज हम समझेंगे अलग अलग तरीके जिससे हम अपने पैसे बचा सकते हैं, बचत कर सकते हैं, सेविंग्स कर सकते हैं और फिर हमें उन सेविंग्स का क्या करना चाहिए। तो जैसा कि मैंने सेविंग्स वर्ड का यूज़ किया, तो सबसे पहले मैं आपको उसी का मतलब अच्छे से समझाऊंगी। व्हाट आर सेविंग्स? सेविंग्स क्या होती हैं? अब सेविंग्स को हम जमा पूंजी भी कहते हैं या बचाए हुए पैसे। अगर एक लाइन में बताना हो, अच्छा ठीक है, कुछ भी बताने से पहले आपको लगेगा आपने तो देखी होगी सेविंग्स, रोज आपके घर में कोई ना कोई तो सेविंग्स करता ही होगा। तो कुछ भी बताने से पहले मैं आपसे पूछूंगी कि आपके घर में जो भी काम करता है, जो भी नौकरी करता है, उसको जब सैलरी मिलती है, जब अपनी तनख्वाह मिलती है, तो उस तनख्वाह में कुछ पैसे तो खर्च हो जाते हैं ज़रूरी चीज़ें लेने में, रोज़मर्रा की चीज़ें लेने में, लेकिन कुछ पैसे बच भी जाते होंगे और वो कुछ पैसे खर्चा नहीं होते होंगे। उन्हीं बचे हुए पैसों को हम कहते हैं सेविंग्स। ये तो आपने देखा होगा। तो अगर एक लाइन में बताना हो कि सेविंग्स क्या होती हैं, तो मैं ऐसे लिखूंगी, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू सेविंग्स। इनकम मतलब तनख्वाह या आपकी सैलरी, एक्सपेंडिचर मतलब आपके खर्चे, और जब हम इनकम में से अपने एक्सपेंडिचर यानी तनख्वाह में से अपने खर्चे माइनस कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो वही हमारी सेविंग्स होती हैं। तो जैसा लिखा है, सेविंग इज इनकम नॉट स्पेंड। आपकी सैलरी, आपकी तनख्वाह का वो हिस्सा जो आपने खर्चा नहीं करा है, जो बच गया है। इसी को कहने का दूसरा तरीका है, इनकम लेफ्ट आफ्टर पेइंग फॉर ऑल एक्सपेंसेस। आपको तनख्वाह मिली, उसमें से आपने कुछ खर्चा कर दिया, फिर जो खर्चा करने के बाद बच गया, उसी को हम सेविंग्स कहते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि सेविंग्स बहुत बड़ी बड़ी हों, आप भी सेविंग्स कर सकते हैं। मतलब आप अगर कमाते नहीं भी हैं तो आप कभी कभी अपने घर वालों से, अपने मम्मी पापा से पैसे लेते होंगे छोटी मोटी चीज़ें खरीदने के लिए, चॉकलेट, टॉफ़ी, ठीक है। उसमें से अगर आपको मान लीजिए आप दुकान में गए, आपको वो चीज़ सस्ती मिल गई, ठीक है, तो आपके 2-3 रुपए बच गए, तो वो 2-3 रुपए भी आपकी सेविंग्स हो गई अगर आपने उसको खर्चा नहीं किया किसी और चीज़ में। तो यही कहने का मतलब है, कोई भी हो, बड़ा हो या छोटा हो, वो सेविंग्स कर सकता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि सेविंग्स क्यों करना ज़रूरी है। हम सेविंग्स करते क्यों हैं? हम अपने सारे पैसे खर्च भी तो कर सकते हैं। मार्केट में इतनी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन हाँ, आप राशन के बारे में भी पढ़ चुके हैं, तो ये भी ज़रूरी है कि आप अच्छे से सोच समझ के अपने पैसे खर्चा करें। अब सेविंग्स करना क्यों ज़रूरी है? 3 रीज़न्स होंगे, ये मैं आपको समझाऊंगी। इससे आपको समझ में आएगा कि कितना ज़रूरी है कि हम अपने कुछ पैसे बचा कर रखें। पहला रीज़न, फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल मतलब आर्थिक, इमरजेंसी मतलब कोई भी आपातकालीन स्थिति। तो कोई भी ऐसी सिचुएशन, कोई भी ऐसा समय जब आपको एकदम से पैसों की ज़रूरत पड़ जाए, आपने सोचा नहीं होगा कि अच्छा अब हमें इसके लिए पैसे खर्च करने हैं, लेकिन एकदम से वो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि अब आपको पैसों की ज़रूरत पड़ रही है,
उसी को हम कहते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी। ऐसी आपातकालीन सिचुएशन जिसमें आपको पैसों की ज़रूरत पड़ रही है, उसमें उस समय आपकी सेविंग्स आपको काम आएंगी। ठीक है। सेकेंड, और ये सब जो फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये बहुत ही बड़ा रीज़न है कि आपके कुछ पैसे बचाए रखे हुए हों। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगी, मान लीजिए कोई भी आपके घर में बीमार हो जाए या आप खुद भी बीमार हो जाएं और आपको डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत पड़े, तो वो एक एग्जांपल है फाइनेंशियल इमरजेंसी का। उस समय आपको पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर आपने पैसे सेव करके रखे हैं, बचा कर रखे हैं, तो आप उन्हीं पैसों को यूज़ कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड रीज़न हमारा होगा लार्ज परचेजेस। लार्ज मतलब बड़ी, परचेजेस मतलब ख़रीदारी। तो लार्ज परचेजेस मतलब बड़ी चीज़ों की ख़रीदारी या महंगी चीज़ों की ख़रीदारी। अब जैसे मान लीजिए आपको नया फ्रिज ख़रीदना है, या आपको स्कूटर ख़रीदनी है, साइकिल ख़रीदनी है घर में किसी को, या आपको मान लीजिए दूसरा फ़ोन ख़रीदना है। ऐसी महंगी और बड़ी चीज़ों के लिए आपको सेविंग्स की ज़रूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि अब अगर आप सोचें अच्छा मुझे नया फ़ोन चाहिए, तो आप उसको एक ही दिन में नहीं ख़रीद सकते हैं, आपके पास उतने पैसे क्या पता ना हो, लेकिन आप उसको धीरे धीरे पैसे बचा बचा कर ज़रूर ख़रीद सकते हैं। कि जैसे मान लीजिए आपको एक साइकिल ख़रीदनी है, तो मान लीजिए आपने 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना थोड़े पैसे करके बचाए, और फिर आपने उस साइकिल को 3 महीने बाद, 6 महीने बाद ख़रीद लिया। तो लार्ज परचेजेस के लिए आपकी सेविंग्स होती हैं कि आप धीरे धीरे पैसे बचाइए, और जब आपके पास अच्छी खासी रकम इकट्ठा हो जाए तो आप बड़ी सी चीज़, महंगी सी चीज़ जाके ख़रीद सकते हैं। तो इसलिए सेविंग ज़रूरी होती है। तीसरी बात ये हो गई अवॉइड बोरोइंग। अवॉइड मतलब बचना, बोरोइंग मतलब पैसे मांगने से। ठीक है। अब जैसा मैंने आपको फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में बताया, कि कभी भी ऐसी चीज़, ऐसा टाइम, ऐसी सिचुएशन आ सकती है जब आपको पैसों की एकदम से ज़रूरत पड़ेगी। उस समय क्या आपको किसी और से पैसे मांगने से बचना है, या क्या पता किसी और के पास पैसे हों ना आपकी मदद करने के लिए, कोई आपको मिले ना जो आपकी मदद कर पाए, उससे हमें बचने के लिए हमें अपनी सेविंग्स रखनी चाहिए। तो ये 3 मेन रीज़न्स हैं, ये 3 मेन कारण हैं कि आपको जिसकी वजह से आपको सेविंग्स करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। फाइनेंशियल इमरजेंसी मतलब कोई भी आपातकालीन स्थिति, लार्ज परचेजेस महंगे या बड़ी चीज़ों की ख़रीदारी, और अवॉइड बोरोइंग किसी और से पैसे मांगने से बचना। अब मैं तीसरे पॉइंट के बारे में आपको और बताऊंगी। कभी कभी क्या होता है, आप किसी से पैसे लेते हैं, ठीक है, अब वो क्या पता आपको ब्याज मांगे कि आप जब उससे पैसे वापस करें उस इंसान को, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी ब्याज के तौर पे देने पड़ जाएं, उससे भी आपको बचना है। तो क्या होता है कि आपको अपने पैसे रखने हैं ताकि आपको किसी और से मांगने की ज़रूरत ना पड़े। अब ज़रूरी हो तो मांगना बुरी बात नहीं है, लेकिन बचना अच्छी बात है, और इसीलिए सेविंग्स इन्हीं चीज़ों की वजह से बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। अब हम देखते हैं कि कैसे लोग अपनी सेविंग्स, अपने बचाए गए पैसे रखते हैं। तो कुछ लोग अपने पैसे अपने खुद के घरों में ही रखते हैं, कुछ लोग अपने पैसे अपने रिश्तेदारों के पास रखते हैं, या अपने गांव की ग्राम पंचायत या मुखिया के पास रखवा देते हैं, और कुछ लोग अपने पैसे बैंक में रखते हैं। अब आप सोच रहे होंगे इसमें से कौन सा सबसे अच्छा तरीका है, कौन सा सबसे अच्छी जगह है जहां आप अपनी सेविंग्स रख सकते हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं क्या फ़ायदे क्या नुकसान है। सबसे पहले घर में, तो आप कहेंगे घर तो सबसे अच्छी जगह है, घर तो अपना ही है, अपने पैसे अपने पास ही रहेंगे। लेकिन मैं कहती हूँ कि क्या पता घर में चोरी हो जाए, या आप अपने पैसे घर में रख के भूल जाएं। और घर में रखने से एक और नुकसान ये होता है कि आप एक्स्ट्रा खर्चे कर देते हैं। आपको लगता है चलो घर में पैसे पड़े हैं, ये ख़रीद लेते हैं, वो ख़रीद लेते हैं, कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें जिसकी आपको उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। तो घर में रखने से ये छोटे छोटे नुकसान होते हैं। वैसे ही अगर आप किसी और के घर में रखवाते हैं, या अपने रिश्तेदारों के घर में रखवाते हैं, तो उनके घरों में भी तो चोरी हो सकती है। और अगर आप अपने ग्राम पंचायत या मुखिया के पास रखवाते हैं, तो कभी कभी ये रहता है कि क्या पता वो आपका गलत फ़ायदा उठा लें, क्या पता वो आपको आपके ही पैसों से पर ब्याज मांग लें।
या आपको अपने पैसे वापस ना करें, आपको ब्लैकमेल करें किसी चीज़ पर, तो ये प्रॉब्लम रहती है। अब बैंक में जो पैसे रखवाता है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। बैंक में पैसे सबसे ज़्यादा सुरक्षित रहते हैं, और अगर मैं होती तो मैं अपने पैसे बैंक ही में रखती। यही मैं आपको अब बताऊंगी अलग अलग चीज़ें कि क्यों मैं कह रही हूँ कि बैंक सबसे अच्छी जगह है और बैंक में पैसे रखने के अपने ही फ़ायदे होते हैं। तो एक एक करके देखते हैं। वाई शुड वी सेव इन अ बैंक? हमें अपने पैसे बैंक में क्यों सेव करने चाहिए? दो मेन रीज़न होते हैं। पहला, सेफ इन द बैंक। जैसा कि मैंने आपको कहा, सबसे बड़ा रीज़न, आपके पैसे बैंक में सबसे ज़्यादा सुरक्षित रहते हैं। कोई और ऐसी जगह नहीं है जहां आपके पैसे बैंक जितने सुरक्षित रहें। सो योर मनी विल बी सेफ इन द बैंक। ठीक है। दूसरा रीज़न शायद कुछ लोगों को पता हो और कुछ लोगों के लिए ये नया भी होगा। अर्न इंटरेस्ट। अर्न मतलब कमाना, इंटरेस्ट मतलब ब्याज। अब देने वाला ब्याज नहीं, लेकिन कमा रहे हैं हम ब्याज। तो इंटरेस्ट मतलब वो पैसा जो हमें अपनी ही सेविंग्स पे मिलेगा। तो ये दो बड़े रीजंस हैं जिसकी वजह से हमें अपने पैसे बैंक में सेव करने चाहिए। पहला, कि हमारे पैसे सबसे ज़्यादा सुरक्षित बैंक में रहेंगे। दूसरा, अगर आपने मतलब एक कोई अच्छा बैंक सिलेक्ट करा है अपने पैसे रखने के लिए। दूसरा, अर्न इंटरेस्ट। आप इंटरेस्ट कमाएंगे अपने खुद के पैसों पे। अब इंटरेस्ट एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ है, और एक बार आपको ये समझ में आ गई तो आपको मज़ा आ जाएगा। तो मैं अब आपको बताऊंगी धीरे धीरे कि इंटरेस्ट क्या होता है। इंटरेस्ट का मतलब होता है बचत पर ब्याज। इंटरेस्ट ऑन योर सेविंग्स, या फिर जो इंटरेस्ट किसी भी पैसे पे जो आप बैंक में जमा कर देते हैं। देखिए क्या लिखा है। द मनी दैट द बैंक पेज यू टू कीप योर सेविंग्स इन द बैंक अकाउंट। वो पैसा जो बैंक आपको देगा अगर आप अपने पैसे बैंक अकाउंट में रखवा देते हैं तो। देखिए कितनी अच्छी बात है कि आपको अपने पैसे रखवाने पे थोड़े और पैसे मिलेंगे। तो इंटरेस्ट मीन्स द मनी दैट द बैंक विल पे यू इफ़ यू पुट योर सेविंग्स इन द बैंक अकाउंट। एक बैंक अकाउंट खोलिए आप, और जो भी आप सेविंग्स करते जाते हैं वो आप अपने बैंक अकाउंट में रखवाते जाइए। ये आप अगर करेंगे तो बैंक आपको थोड़ा इंटरेस्ट पे करेगा, थोड़ा पैसा पे करेगा, और वो पैसा, एक्स्ट्रा पैसा जो बैंक आपको देगा, उसी को हम इंटरेस्ट कहते हैं। बचत पर ब्याज। अब इंटरेस्ट भी दो तरीक़ों का होता है, सिंपल इंटरेस्ट, दूसरा कंपाउंड इंटरेस्ट। एक को हम कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट, दूसरे को हम कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है। तो अब आपको समझ में आया कि इंटरेस्ट क्या होता है। इन दोनों तरीक़ों के इंटरेस्ट को पढ़ने से पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि इंटरेस्ट अपने आप में ही क्या होता है। तो मैं एक बार फिर से बताती हूँ आपको। द मनी, देखिए क्या, बहुत ही सिंपल है। द मनी दैट द बैंक विल पे यू इफ़ यू कीप योर मनी इन द बैंक अकाउंट, इफ़ यू कीप योर सेविंग्स इन द बैंक अकाउंट। वो पैसा जो बैंक आपको देगा अगर आप अपने बचाए गए पैसे बैंक अकाउंट में रखवा देते हैं तो। सिंपल। ठीक है। अब चलिए, अब हम पढ़ेंगे सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ और वर्ड्स, कुछ और शब्दों के मतलब बताऊंगी जो आपका सीखना ज़रूरी है, और अगर आप वो सीख लेंगे तो आपको सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट चुटकियों में समझ में आ जाएगा। लेकिन वो कुछ शब्द आपको सीखना ज़रूरी है, उसके मतलब आपको याद रखना ज़रूरी है। सम टर्म्स रिलेटेड टू इंटरेस्ट। टर्म्स मतलब वर्ड्स, शब्द। तो कुछ ऐसे शब्द जो इंटरेस्ट से रिलेटेड हैं, जो आपको जानना ज़रूरी है अगर आपको इंटरेस्ट समझना है तो अब आप एक एक करके देखते हैं, और आपको याद रखना है कि हर एक का मतलब आपको अच्छे से समझ लेना है। अगर आप इसका मतलब समझ लेंगे, मतलब आपको इंटरेस्ट समझ में आ गया। ठीक है। तो चलिए, पहला प्रिंसिपल अमाउंट, और इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं लेटर पी से।
ठीक है। तो प्रिंसिपल अमाउंट, अब प्रिंसिपल स्कूल वाली प्रिंसिपल नहीं है, अलग मतलब है यहाँ पे प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल का मतलब यहाँ पे है ओरिजिनल अमाउंट, और ओरिजिनल का क्या मतलब है, जो पैसा आप बैंक खोलते समय डिपॉजिट करते हैं, बैंक अकाउंट खोलते समय डिपॉजिट करते हैं। तो मान लीजिए कल आप बैंक अकाउंट खोलने गए अपना, और आपने 200 रुपीज़ 200 रुपये से अपना बैंक अकाउंट खोला, तो वो 200 रुपये आपके प्रिंसिपल अमाउंट कहलाए जाएंगे। सो व्हाट इज प्रिंसिपल अमाउंट? आपका ओरिजिनल अमाउंट जिससे आपने अपना बैंक अकाउंट खोला। तो कल अगर आप अपने 200 रुपये से बैंक अकाउंट खोलते हैं, या आपके पापा या आपकी मम्मी 200 रुपये से बैंक अकाउंट खोलते हैं, तो वो 200 रुपीज़ आपका प्रिंसिपल अमाउंट कहलाए जाएंगे। ठीक है, सिंपल। सेकेंड, इंटरेस्ट रेट, जिसको हम छोटे में लिखते हैं कैपिटल आर से, बड़े आर से। ठीक है, तो क्या लिखा है देखिए, द रेट दैट बैंक पेज फॉर कीपिंग मनी इन द अकाउंट। देखिए, जब मैं अब इसको कंफ्यूज नहीं होना है कि इंटरेस्ट क्या होता है और रेट क्या होता है। ठीक है, इंटरेस्ट वो पैसा जो आपको मिलेगा अगर आप अपने पैसे बैंक अकाउंट में रखवाते हैं। ठीक है, रेट मतलब कितना पैसा आपको मिलेगा अगर आप पैसे बैंक अकाउंट में रखवाते हैं। तो कि अगर आपने 200 रुपये बैंक अकाउंट में जमा करे, तो उस 200 में से कितने पैसे पर आपको एक्स्ट्रा पैसे बैंक देगा। समझ रहे हैं? वो परसेंटेज, वो पोर्शन, वो पार्ट आपके प्रिंसिपल अमाउंट का जिस पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा। 200 रुपये में से आपको कितने पैसे पर इंटरेस्ट मिलेगा, उसे हम इंटरेस्ट रेट कहते हैं। और वो फिक्स्ड रहता है, और हर बैंक का अलग 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 होता है। वो मान लीजिए 2% हो सकता है, 4% हो सकता है, 10% हो सकता है, 12% हो सकता है। फिर से, वो रेट, वो पोर्शन, वो परसेंटेज आपके प्रिंसिपल अमाउंट की जिस पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, जब हम आगे पढ़ेंगे एग्जाम्पल्स ले लेकर, तो आपको इंटरेस्ट रेट और क्लियरली समझ में आता जाएगा, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। तीसरी बात, सिंपल, टाइम। और टाइम को हम देखते हैं कैपिटल टी से, बड़े टी से। द टाइम पीरियड फॉर विच यू कीप योर मनी इन द बैंक। वो टाइम, वो समय जिसके लिए आप अपने पैसे बैंक में रखते हैं। तो मतलब अगर आप 2 साल के लिए अपने पैसे बैंक में रखवा रहे हैं, तो उन 2 सालों के लिए आपको इंटरेस्ट मिलता जाएगा। तो वो टाइम क्या हो जाएगा आपका, 2 years। ठीक है, तो जितने भी समय के लिए आपको इंटरेस्ट मिलता है, जितने भी समय के लिए आप अपने पैसे बैंक अकाउंट में रखते हैं, उसको हम टाइम कहते हैं। अब अमाउंट, अमाउंट हम देखते हैं कैपिटल ए से। ठीक है, अब आप कहेंगे अमाउंट तो मतलब कोई भी राशि, पैसे की राशि, वो मतलब होता है अमाउंट का। लेकिन जब हम इंटरेस्ट पढ़ते हैं, जब हम इंटरेस्ट के बारे में बातें करते हैं, तो अमाउंट का अपना ही एक अलग मतलब होता है। क्या मतलब होता है? वो टोटल पैसा जो आपको मिल जाता है जब आप इंटरेस्ट अर्न कर लेते हैं। मतलब अमाउंट क्या होता है, आपका प्रिंसिपल अमाउंट प्लस आपने जो इंटरेस्ट कमाया। ठीक है, तो अमाउंट वो टोटल, वो पूरा पैसा होता है। उस पूरे पैसे को हम अमाउंट कहते हैं जब हम इंटरेस्ट की बातें कर रहे होते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा है, द टोटल अमाउंट आफ्टर अर्निंग इंटरेस्ट। तो अगर आपने 200 रुपये से कल अकाउंट खोला, बैंक अकाउंट खोला, 1 महीने बाद आपको उस पर इंटरेस्ट मिलता है। मान लीजिए आपको उस पर 20 रुपये इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, तो आपका अमाउंट क्या हो गया 1 महीने बाद? प्रिंसिपल अमाउंट क्या था, 200 रुपये, उस पर इंटरेस्ट कितना मिला, 20 रुपये। तो आपका अमाउंट क्या हो गया 1 महीने बाद, 220 रुपये, 220 रुपीज़। कैसे हमें ये अमाउंट मिला, मैं फिर से बताती हूँ। प्रिंसिपल अमाउंट था जितना अमाउंट आपने बैंक अकाउंट खोलते समय दिया बैंक को, 200 रुपीज़। ठीक है, 1 महीने बाद आपको उस पर इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट आपको मिला 20 रुपीज़। तो आपका अमाउंट क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल 200 प्लस 20 रुपीज़ इंटरेस्ट, तो अमाउंट आपका हो जाएगा
220 रुपीज़। समझ में आई? तो ये 4 चीज़ें हैं जो आपको हमेशा याद रखनी है जब भी आप इंटरेस्ट की बातें कर रहे होंगे। प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट रेट, टाइम और अमाउंट। ठीक है, अब हम चलिए पहले इंटरेस्ट टाइप की तरफ चलते हैं। तो सब इसे हम कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट, और छोटे में हम लिखते हैं SI, कैपिटल S कैपिटल I। सो व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट? सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है देखते हैं। व्हेन द इंटरेस्ट ऑन द सेविंग्स इज कैलकुलेटेड ओनली ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट। जब इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ आपके प्रिंसिपल अमाउंट, सिर्फ आपके ओरिजिनल अमाउंट पे ही कैलकुलेट होगा हर बार, चाहे वो हर महीने कैलकुलेट हो रहा है, चाहे वो हर 6 महीने या हर साल कैलकुलेट हो रहा है, जब भी इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो आपके प्रिंसिपल अमाउंट पर ही कैलकुलेट होगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर आप कल अपना बैंक अकाउंट खोलते हैं 200 रुपीज़ से, तो 1 महीने बाद आपको इंटरेस्ट मिलेगा उस 200 रुपीज़ पे। दूसरे महीने के एंड में भी आपको उसी 200 रुपीज़ पे इंटरेस्ट मिलेगा। तीसरे महीने के बाद भी आपको उसी 200 रुपीज़ पे इंटरेस्ट मिलेगा। छठे महीने पे भी आपको उसी 200 रुपीज़ पे इंटरेस्ट मिलेगा। 1 साल बाद भी आपको उसी 200 रुपीज़ पे इंटरेस्ट मिलेगा। तो जब ऐसा होता है कि हर बार जब आपको इंटरेस्ट मिलता है तो वो आपके प्रिंसिपल अमाउंट पर ही होता है, उसको हम सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए फिर से पढ़िए इसको। व्हेन द इंटरेस्ट ऑन द सेविंग्स इज कैलकुलेटेड ओनली ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट। जब इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट पे ही कैलकुलेट होता है हर बार। ठीक है, अब कैसे कैलकुलेट होता है? एक सिंपल सा फॉर्मूला है। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय रेट मल्टीप्लाइड बाय टाइम डिवाइडेड बाय 100। इसको छोटे में हम लिखते हैं P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, इस फॉर्मूले को यूज़ करके आप अपना सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। अगर आपको प्रिंसिपल पता हो, अगर आपको रेट पता हो, रेट मतलब इंटरेस्ट रेट, और अगर आपको टाइम पता हो, तो आप सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए आपका प्रिंसिपल अमाउंट है 200 रुपीज़, रेट है आपका 2% और टाइम है आपका 1 ईयर। ठीक है, तो आप फॉर्मूले में इन वैल्यूज़ को रखिए। प्रिंसिपल की जगह 200 मल्टीप्लाइड बाय 2% रेट मल्टीप्लाइड बाय 1, क्योंकि 1 साल के लिए आपने रखा, तो क्या हो जाएगा? आपको 4 रुपीज़ इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, अब अमाउंट क्या होता है मैंने पहले भी बताया है। अमाउंट उस टोटल राशि को कहते हैं जो आपको इंटरेस्ट अर्न करने के बाद मिलती है। तो अमाउंट इज प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो 200 प्लस 4 रुपीज़ इंटरेस्ट मिला, 204 रुपीज़ आपका अमाउंट होगा। ठीक है, तो फिर से मैं बताती हूँ, सिंपल इंटरेस्ट उसको कहते हैं जो आपको तब मिलता है जब हर बार इंटरेस्ट आपका सेम अमाउंट पे ही कैलकुलेट होता चला जाता है। भले ही वो 1 साल बाद हो, 1 साल में हो रहा है, भले ही वो 1 महीने पर हो रहा है, 6 महीने पे हो रहा है, पर जब भी कैलकुलेट होगा इंटरेस्ट तो वो आपका प्रिंसिपल अमाउंट पर ही कैलकुलेट होगा। ठीक है, उसको हम सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। चलिए एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। मान लीजिए आपसे किसी ने पूछा, हाउ मच सिंपल इंटरेस्ट विल यू अर्न इफ़ यू डिपॉजिट ₹1000 for 2 years and the bank gives interest at a rate of 10%। ठीक है, अब हाउ मच इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट मिलेगा, हाउ मच सिंपल इंटरेस्ट, कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा इफ़ यू डिपॉजिट ₹1000। अगर आप 1000 रुपीज़ बैंक में डिपॉजिट करते हैं 2 साल के लिए और बैंक आपको इंटरेस्ट देता है 10% पे। ठीक है, तो आपको क्या क्या इसमें, अब आपको ये इन्फॉर्मेशन दी गई है, अब आप इसमें से ढूंढिए आपको क्या क्या चाहिए। सोचिए आपको क्या क्या चाहिए। मैंने क्या कहा था आपको, क्या क्या 3 चीज़ें चाहिए सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए।
पहला प्रिंसिपल, दूसरा रेट, तीसरा टाइम। ये चीज़ें आपको पता चल गई तो आप अपना सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। तो प्रिंसिपल अमाउंट हो गया ₹1000, 1000 रुपये। आपने कितने रुपए डिपॉजिट करे थे? ₹1000। तो प्रिंसिपल हो गया आपका ₹1000 फॉर 2 ईयर्स। तो टाइम हो गया आपका 2 ईयर्स। और बैंक गिव्स इंटरेस्ट एट अ रेट ऑफ 10%, तो रेट हो गया आपका 10%। सिंपल। अब आप अपना सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या मैंने बताया था? P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। सो P की जगह रखिए 1000, R की जगह रखिए 10 और T की जगह रखिए 2 डिवाइडेड बाय 100। सो इतने अगर आपने 1000 रुपये जमा करे तो आपको 200 रुपीज़ इंटरेस्ट मिल जाएगा 2 साल में। ठीक है। देन इफ़ यू डिपॉजिट ₹1000 and the bank pays you interest at a rate of 10% हर साल, 10% every year, तो 2 years में आपको इंटरेस्ट मिलेगा 200 रुपीज़। सिंपल सी बात। ठीक है। तो ये आपका हो गया सिंपल इंटरेस्ट। अब सेकेंड टाइप ऑफ इंटरेस्ट की तरफ चलते हैं एंड दैट इज़ कंपाउंड इंटरेस्ट, CI। कंपाउंड इंटरेस्ट को हम छोटे में लिखते हैं कैपिटल C कैपिटल I। सो लेट अस रीड। When interest is calculated on the principal amount and on the interest earned from previous periods। इसको मैं समझाऊंगी एग्जाम्पल से तो आपको बेटर समझ में आएगा। जैसे मैंने कहा, कल आपने अकाउंट खोला 200 रुपीज़ से और एक महीने के एंड में आपको इंटरेस्ट मिलता है मान लीजिए 20 रुपीज़। तो आपका टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा आपके बैंक अकाउंट में एक मंथ के बाद? 200 प्लस 20, 220 रुपीज़। अब दूसरे महीने के एंड में आपको फिर से इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन जब दूसरी बार आपको इंटरेस्ट मिलेगा तो वो उस 200 रुपीज़ पे नहीं होगा, वो आपका 220 रुपीज़ पे कैलकुलेट होगा। ठीक है। तो मान लीजिए सेकेंड मंथ के लिए आपको इंटरेस्ट मिलता है और आपका टोटल अमाउंट आपके अकाउंट में हो जाता है 250 रुपीज़। अब जब थर्ड मंथ के एंड में आपका फिर से इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा तो वो 200 पे नहीं 250 रुपीज़ पे कैलकुलेट होगा। तो इससे हम क्या देख रहे हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट जब भी कैलकुलेट होता है तो वो टोटल अमाउंट पे कैलकुलेट होता है। टोटल मतलब जो प्रिंसिपल अमाउंट था 200 प्लस जो आपने इंटरेस्ट उस पर अर्न करा 20 रुपीज़ पहले करा, फिर उसके बाद और करते गए और फिर जो अमाउंट आपके पास आता है उस पर आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। तो मान लीजिए 6 महीने के बाद आपके अकाउंट में 500 रुपीज़ पड़े होते हैं, तो छठे महीने के लिए आपका जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो 200 पे नहीं 500 पे कैलकुलेट होगा। तो यही बहुत बड़ा डिफरेंस है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि हर बार जितनी बार भी आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है वो हमेशा प्रिंसिपल अमाउंट पे कैलकुलेट होता है, कि हमेशा वो 200 रुपये पे ही इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, चाहे वो 1 महीने बाद हो, 6 महीने बाद हो, 1 साल बाद हो, वो हमेशा प्रिंसिपल अमाउंट पे होगा। लेकिन जब कंपाउंड इंटरेस्ट की बारी आती है तो वो हमेशा टोटल अमाउंट पे होगा कैलकुलेट, प्रिंसिपल पे और जितना आपने इंटरेस्ट पहले अर्न कर लिया है उस टोटल अमाउंट को मिला जुला के आपका नेक्स्ट इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, उसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। अब मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट और समझाऊंगी एग्जाम्पल से। तो ये पहला वाला एग्जाम्पल ही है लेकिन थोड़ी इसमें चीज़ें डिफरेंट हैं, तो देखते हैं। हाउ मच कंपाउंड इंटरेस्ट विल यू अर्न इफ़ यू डिपॉजिट ₹1000 इन द बैंक फॉर 2 years? द बैंक पेज इंटरेस्ट एट अ रेट ऑफ 10% पर एनम। ये देखिए एक नई चीज़, पर एनम, PA, 10% PA। इस PA को हम कैसे रीड करते हैं? पर एनम। पर एनम का क्या मतलब है? पर ईयर या फिर एवरी ईयर, हर साल। PA मतलब पर एनम, पर एनम क्या मतलब? एवरी ईयर, हर साल। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम, यानी आपको हर साल 10% पर इंटरेस्ट मिलेगा। आगे चलते हैं।
द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एन्युअली। कंपाउंडेड एन्युअली का क्या मतलब है? आपको इंटरेस्ट हर साल मिलेगा, हर साल के एंड में मिलेगा। एन्युअली मतलब एवरी ईयर। तो अगर मान लीजिए थोड़ा डिफरेंट होता, कंपाउंडेड मंथली, मंथली मतलब एवरी मंथ, हर महीने, तो मतलब होता कि आपको इंटरेस्ट हर महीने के बाद मिलेगा। और अगर हर महीने के बाद मिल रहा होता तो आपका रेट कैसा होता? 10% PM पर मंथ, हर महीने पर मंथ। तो लेकिन अभी इसमें क्या है? सिंपल, कंपाउंडेड एन्युअली, हर साल के एंड में आपको इंटरेस्ट मिलेगा। कितने रेट पे? 10% पर एनम। तो अब देखते हैं हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें दी है। प्रिंसिपल है हमारा ₹1000, रेट है 10% पर एनम, 10% एवरी ईयर, और टाइम है हमारा 2 ईयर्स। हम अपने पैसे 2 ईयर्स के लिए बैंक में रखेंगे। अब रिमेंबर कंपाउंडेड एन्युअली, ये मैंने क्यों बताया है, लिखा है, क्योंकि आपको अब आप इसको थोड़ा समझिए कि आपका पैसा 2 ईयर्स के लिए अकाउंट में रखा है, तो कितनी बार आपको इंटरेस्ट मिलेगा? 2 बार। क्यों? क्योंकि इट इज़ कंपाउंडेड एन्युअली। ये आपको बैंक ने बता दिया है कि भाई हम आपको इंटरेस्ट हर साल देंगे, हर साल के एंड में देंगे। तो अगर 2 साल के लिए आपका पैसा पड़ा है बैंक में तो आपको 2 बार इंटरेस्ट मिलेगा, एक बार पहले साल के एंड में और दूसरी बार दूसरे साल के एंड में। ठीक है? तो ये आपको स्पेशली याद रखनी चाहिए कि रेट और कंपाउंडेड एनुअली है कि कंपाउंडेड मंथली है कि कंपाउंडेड 6 मंथली है या फिर हाफ ईयरली है, मतलब आधे साल 6 महीने पे कंपाउंड होगा कि नहीं। तो ये जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं तो ये 2 चीज़ें हैं जिसका आपको स्पेशली ध्यान रखना पड़ता है। इस समय हम हर साल के बेसिस पे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसलिए पर एनम है और कंपाउंडेड एन्युअली है। अब आगे बढ़ते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने का मेथड थोड़ा अलग होता है। फॉर्मूला वही यूज़ करते हैं, लेकिन हम जैसे अगर हमारा 2 साल के लिए पैसे रखे हैं बैंक में, तो पहले हम पहले साल के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे और फिर हम दूसरे साल के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। एक एक करके दोनों सालों के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। हम दोनों साल का इंटरेस्ट एक ही बार में कैलकुलेट नहीं करेंगे, एक एक करके करेंगे। ठीक है? तो पहले साल के लिए पहले करते हैं कैलकुलेट। तो कैसे है? इंटरेस्ट फॉर ईयर 1, पहले साल के लिए इंटरेस्ट। फॉर्मूला हमारा सिंपल इंटरेस्ट वाला ही रहेगा, P इंटू आर इंटू टी, प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट अपॉन 100। तो यहाँ पे हमारा क्या है? 1000 हमारा प्रिंसिपल है, 10 हमारा रेट है और ईयर हमारा 1 है, डिवाइडेड बाय 100। अब हमने ईयर को 1 क्यों ले रखा है? क्योंकि एक एक साल का, जैसे मैंने आपसे कहा, एक एक साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। आप तो कहेंगे कि क्वेश्चन में तो 2 साल दिए हैं, लेकिन मैंने क्या कहा, कंपाउंड इंटरेस्ट जब भी आप करते हैं तो वो एक एक साल के लिए कर रहे हैं। तो इस समय आपका ईयर 1 ही है क्योंकि आप पहले साल के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये हो गया 1000 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइडेड बाय 100। तो आपका पहले साल के लिए इंटरेस्ट आ जाता है ₹100। अब पहले साल के एंड में आपका अमाउंट क्या हो जाएगा आपके बैंक अकाउंट में? मैंने कहा था प्रिंसिपल प्लस आपने जो इंटरेस्ट अर्न किया उसको मिला जुला के वही आपका अमाउंट बनेगा। तो प्रिंसिपल था आपका शुरू में 1000 और उस प्रिंसिपल पे आपने ₹100 अर्न किया, तो आपका टोटल अमाउंट क्या हो गया? ₹1100। ठीक है? अब ये आपका पहला साल ख़त्म हुआ, दूसरे साल पे चलते हैं। तो दूसरे साल में आप वैसे ही उसी तरीके से इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, लेकिन कितने पे? इंटरेस्ट कितने पे कैलकुलेट होगा? 1000 पे नहीं, टोटल अमाउंट। मैंने क्या कहा था? कंपाउंड इंटरेस्ट पे टोटल अमाउंट हमेशा आता है। तो टोटल अमाउंट कितना है हमारे बैंक अकाउंट में इस समय? ₹1100। तो सेकेंड ईयर में हमारा टोटल अमाउंट पे कैलकुलेट होगा और वो है ₹1100। सो इंटरेस्ट फॉर ईयर 2 इज़, वही फॉर्मूला लगेगा, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ पे प्रिंसिपल है हमारा 1100 इंटू 10 इंटू
1 डिवाइडेड बाय 100। अब इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि प्रिंसिपल तो मैंने कहा था ओरिजिनल होता है कि जिससे हमने बैंक अकाउंट शुरू किया था। नहीं, इसमें आपका प्रिंसिपल क्यों 1100 है, क्योंकि जब आपका दूसरा साल शुरू हुआ तो साल के शुरू में आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे थे? 1100 ना, तो वही आपका प्रिंसिपल बन जाएगा सेकेंड ईयर के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपना सेकेंड ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे और वो हो जाएगा ₹110। सेकेंड ईयर के एंड में हमारे बैंक अकाउंट में कितना अमाउंट आएगा? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, और वो हो जाएगा ₹1210। प्रिंसिपल प्लस जो हमने इंटरेस्ट अर्न किया सेकेंड ईयर में, और वो हो जाएगा 1210। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 2 सालों के एंड में हमारे बैंक अकाउंट में कितने पैसे मिलेंगे हमें? 1210। अब अगर मैंने आपसे पूछा, अच्छा ठीक है, आपके बैंक अकाउंट में तो 1210 रुपीज़ पड़े हैं, लेकिन आपने 2 सालों में इंटरेस्ट कितना अर्न किया, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना अर्न किया? तो आप मुझसे कहेंगे अच्छा ठीक है, पहले साल में तो हमने ₹100 कमाए थे, सेकेंड ईयर में हमने ₹110 कमाए थे, तो टोटल हमने कितना कमाया? इंटरेस्ट इन ईयर 1 प्लस इंटरेस्ट इन ईयर 2। पहले साल का इंटरेस्ट था 100, दूसरे साल का इंटरेस्ट था 110, तो टोटल हमने कितना कमाया? 210 रुपीज़। सो 2 सालों में हमने टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना कमाया? 210 रुपीज़। ठीक है, अब मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ कि हमने क्या किया। कुछ हमने नहीं किया, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला हमारा एक ही रहता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100, इसको याद रखना है। हमने शुरू में 1000 रुपीज़ से बैंक अकाउंट खोला, उस पर हमारा पहले साल के एंड में इंटरेस्ट मिला हमें 100 रुपीज़, तो हमारा टोटल हो गया 1100 रुपीज़। उसके बाद वो हमारा बन गया, वो हमारा सेकेंड ईयर के शुरू में हमें मिला, तो वो हमारा प्रिंसिपल बन गया। उस पे हमें सेकेंड ईयर के एंड में इंटरेस्ट मिला, और कितना मिला? 110 रुपीज़। तो मिला जुला के 2 ईयर के एंड में हमारे बैंक अकाउंट में 1210 रुपीज़ आ गए। ये हमने करा। अब अगर हम कंपेयर करें तो हमने सेम क्वेश्चन, दोनों में प्रिंसिपल 1000 था, दोनों में 10% पे मिल रहा था इंटरेस्ट, और दोनों में 2 साल के लिए पैसे रखे थे, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट देखिए हमें कितना मिला? ₹200। कंपाउंड इंटरेस्ट हमें कितना मिला? ₹210। तो फ़ायदा किस में हो रहा है ज़्यादा? कंपाउंड इंटरेस्ट में। क्यों? क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा बड़ा है। 2 साल के बाद हमें या तो 200 रुपये मिले अगर हम सिंपल इंटरेस्ट से कैलकुलेट करें, या हमें 210 रुपीज़ मिलें अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट से कैलकुलेट करें। तो हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट इज़ ग्रेटर दैन सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट इज़ ग्रेटर दैन सिंपल इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट का बेनिफिट क्या होता है कि आपको हमेशा वो बढ़ता चला जाता है, हमेशा वो अगर पहले साल में इंटरेस्ट 10 रुपये है, तो सेकेंड साल में आपका इंटरेस्ट 15 रुपये होगा, तीसरे साल में आपका इंटरेस्ट मे बी 25 रुपये हो, तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा बढ़ता चला जाता है। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है? इंटरेस्ट हमेशा सेम रहता है। पहले साल में भी वो इंटरेस्ट 10 ही रुपये होगा, दूसरे साल में भी 10 ही रुपये होगा, तीसरे साल में भी 10 ही रुपये होगा। सो द बेनिफिट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट इज़ दैट यू अर्न इंटरेस्ट ऑन द प्रिंसिपल एज वेल एज द इंटरेस्ट अर्नड। ये मैं आपको समझा चुकी हूँ कि हमेशा प्रिंसिपल और पिछले इंटरेस्ट पर आपका नेक्स्ट कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। और अच्छी बात पता है क्या है? कि जितने भी सेविंग्स अकाउंट होते हैं बैंक में जो आप खोलते हैं, उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है, सिंपल इंटरेस्ट नहीं, उस पर बैंक कंपाउंड इंटरेस्ट आपको देता है, अच्छा वाला। सो द इंटरेस्ट ऑन ऑल पर्सनल सेविंग्स अकाउंट इज कैलकुलेटेड एज कंपाउंड इंटरेस्ट। ये याद रखेंगे। अब थोड़ी प्रैक्टिस करनी चाहिए हम सबको जो हमने सीखा है। तो ये एक क्वेश्चन है, और
इसी क्वेश्चन को यूज़ करके आप सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों कैलकुलेट करेंगे। बहुत ही सिंपल है। पहले आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से दोहराइए, रिवाइज करिए और फिर इस क्वेश्चन पे आइएगा। और जैसे मैंने एक एक स्टेप आपको बताया है वो स्टेप फॉलो करते करते आप सिंपल तरीके से उसको कैलकुलेट करिएगा और हर चीज़ समझते जाइएगा। तो क्वेश्चन मैं आपके लिए रीड कर दे रही हूँ एक बार। हाउ मच सिंपल इंटरेस्ट विल यू गेट इफ़ यू डिपॉजिट ₹5,750 in your bank account for 2 years? The bank gives interest at a rate of 12% per annum. ठीक है, ये आपको सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है आपका। अब मैं इसमें थोड़ा एक्सप्लेन कर दे रही हूँ ताकि आपको हिंट मिल जाए। तो डिपॉजिट मतलब आपने जमा करे, डिपॉजिट मतलब आपने बैंक में रखवाए। सो प्रिंसिपल क्या हो गया आपका ₹5,750 इन योर बैंक अकाउंट फॉर 2 years, 2 साल के लिए। द बैंक गिव्स इंटरेस्ट एट अ रेट ऑफ 12% पर एनम। इंटरेस्ट कितना मिलेगा आपको? 12%, 12% पर एनम। पर एनम मतलब हर साल, ठीक है। इससे आप सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। फॉर्मूला आपको मैंने बता दिया है। व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट इफ़ इट इज़ कंपाउंडेड एनुअली? इसी सब इंफॉर्मेशन को यूज़ करके आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है इफ़ इट इज़ कंपाउंडेड एनुअली। कंपाउंडेड एनुअली का फिर से मैं मतलब बताती हूँ। हर साल इंटरेस्ट मिलेगा, हर साल के एंड में आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये एक क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करिएगा, देखिएगा आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं तो आप फिर से एक बार पूरी वीडियो देखिएगा और अच्छे से समझिएगा और फिर इसको करने की कोशिश करिएगा। चलिए, थैंक यू। और अपना ख्याल रखिएगा अच्छे से, ज़्यादा बाहर मत निकलिएगा और बाहर निकल भी रहे हैं तो घर वापस आके हाथ धोइएगा और जो जो ज़रूरी चीज़ें हैं सेफ़ रहने के लिए वो सब करते रहिएगा। मास्क पहनिए, ग्लव्स पहनिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।